नमस्कार, गर्जना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेताओं की नेतागिरी के बारे में। हिंदुस्तान में बीजेपी के अलावा हर एक दल मोदी जी को हराने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई उसका मैथमेटिक्स जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन किसी को होमवर्क करना नहीं है। सब लोग ऐसा करना चाहते हैं कि मोदी जी और बीजेपी, खास कर मोदी जी को हराने में दिलचस्पी ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं उसका क्या होगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत ही बड़ी पराजय दी थी। इसके कारण ममता बनर्जी को भी वड़ा प्रधान बनने की चमक आ गई है। इसी के कारण ममता बनर्जी को लगता है शायद वो हिंदुस्तान की वड़ा प्रधान बन सकती है। पहले वो बीजेपी के अलावा सारे राजकीय दलों को इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद नेतृत्व की बात हुई तो वो कांग्रेस की ओर नेतृत्व जाने लगा, लेकिन ममता बनर्जी उसके लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस लोगों को साथ मिलाकर तीसरा मोर्चा शुरू करने की बात सोच ली। उसके बाद वो सबसे पहले मिले शरद पवार को। शरद पवार को मिलने के बाद ये बात तय हो गई कि कांग्रेस को तीसरे मोर्चे में साथ नहीं लेना है। उसके बाद वो उद्धव ठाकरे को मिली, वहाँ भी लगता था बात बन गई है। उसके बाद के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उनके साथ मुलाकात की, वो भी तैयार हो गए, जो भूतकाल में मोदी जी के बहुत बड़े प्रशंसक रह चुके हैं। लेकिन सत्ता ऐसी चीज है, भाई भाई में वैर करा देता है, तो ये तो कौन है। लेकिन अब के चंद्रशेखर राव को भी लगता है शायद वो भी वड़ा प्रधान बन सकते हैं। जिस तरह एचडी देवगौड़ा किसी ने भी नहीं जाना था और वड़ा प्रधान बन गए थे, शायद चंद्रशेखर राव का भी किस्मत जोर करेगा तो वो भी वड़ा प्रधान बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो होमवर्क करना चाहिए वो राजकीय दल नहीं करते। ज़्यादातर बीजेपी चुनाव में बहुत ही बड़े पैमाने पर होमवर्क करता है। अब देखते हैं तीसरे मोर्चे में कौन कौन है। दक्षिण भारतीय राजकीय दल और उत्तर पूर्वीय राजकीय दल वाले नेता तीसरे मोर्चे में है। अब बात करते हैं चुनावी मैथमेटिक्स की। जो तीसरे मोर्चे में है वहाँ बीजेपी कमजोर है। वहाँ संगठित होकर वो लोग क्या करेंगे। अगर बीजेपी और मोदी जी को हराना है तो उन्हें दो पहलू पर काम करना चाहिए। एक पहला है बिहार और उत्तर प्रदेश, और दूसरा है कांग्रेस। अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया है वो 2014 और 2019 में बहुत ही अच्छा किया था। इसके कारण वो सत्ता में आई है। अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटें हैं और बिहार की 40, कुल मिलाकर 120 लोकसभा सीटें होती है। 2014 में देखेंगे तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था। 2014 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीती थी। 2 सीटें अपना दल जो एनडीए में शामिल था उन्होंने जीती थी, जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटें में से बीजेपी और साथी पक्षों ने मिलकर कुल 31 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी ने 22, रामविलास पासवान के एलजेपी ने 6, उपेंद्र कुशवाहा ने 3 लोकसभा बैठक पर विजय प्राप्त किया था। मतलब एनडीए को 120 लोकसभा सीट में से 104 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त हुआ था। 2019 में मायावती का बीएसपी और समाजवादी पार्टी का एसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस कारण बीजेपी को 9 लोकसभा सीटों पर नुकसान हुआ था। लेकिन ये नुकसान बीजेपी ने बिहार लोकसभा सीटें ज़्यादा जीतकर
पूरा किया था। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 6, मतलब 40 में से एनडीए ने 39 बैठक प्राप्त की थी। मतलब 2014 की सरखामणी में 2019 में सिर्फ एक सीट ही कम आई थी। 2024 में बीजेपी को अगर हराना है तो यूपी और बिहार में कम से कम 25 से 30% जो बैठकें प्राप्त कर सकती है विरोध पक्ष, तो शायद बीजेपी और एनडीए हिंदुस्तान में सरकार नहीं बना पाएगी। अब दूसरे विकल्प पर देखते हैं बीजेपी और मोदी जी को हराने के लिए। 2014 और 2019 में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर थी। बीजेपी ने 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही बुरी तरह पराजय दिया था। लेकिन अगर कांग्रेस वहां मजबूत होती है और उन सीटों में से कम 25% सीट प्राप्त करती है तो भी बीजेपी यानी कि एनडीए लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकेगी। जैसे कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, आसाम जैसे राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है। अगर आप उसमें अरुणाचल प्रदेश और गोवा के साथ दीव, दमन, दादरा नगर हवेली और हरियाणा जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर देते हैं तो कुल 174 लोकसभा सीटें हो जाती है। 174 सीट में से बीजेपी ने 160 सीटें प्राप्त की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 11 बैठकें ही मिली थी, जो 10% से भी कम थी। अगर कांग्रेस ये सीधी टक्कर में ज़्यादा जोर लगाकर 20 या 25% बैठकें प्राप्त करती है तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकेगी। लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर सकती क्योंकि कांग्रेस के पास न संगठन है, न विचारधारा है, न कोई मुद्दा है, न नेतृत्व है, जबकि सामने बीजेपी संगठित होकर चुनाव लड़ती है, एक विजय प्राप्त करने का जुनून के साथ चुनाव लड़ती है। विरोधियों बीजेपी और मोदी जी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी एक बहुत ही लोकप्रिय नेता के तौर पर जहां युवा वर्ग को आकर्षित करती है और नरेंद्र मोदी की विचारधारा के कारण वो हिंदुओं में भी इतने ही लोकप्रिय है। इसीलिए बीजेपी ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो तीसरे मोर्चे की बात कर रही है उसके बारे में चिंतित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस फिर से कब संगठित होगी और कब वो बीजेपी को हरा पाएगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस की छवि अब ऐसी मानी जाती है वो मुस्लिमों की पार्टी है। 2018 में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लोगों ने बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस को सत्ता दी थी, लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बचा नहीं पाई। बचे हुए 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो बीजेपी को हराने के लिए काफी हो, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बहुत ही बड़ा टकराव है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच भी ऐसी ही परिस्थिति है। अगर कांग्रेस हिंदुस्तान में जहां अपनी सत्ता है वहां अच्छा कर प्रजा के पास जाएगी तो शायद प्रजा विश्वास कर फिर से देश का सुकान कांग्रेस को सौंप सकती है, लेकिन यह तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।